हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश अग्रवाल है और आज हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे 11th क्लास का, जो है प्लेन इन ए मोशन। और जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम सबसे पहले क्या क्या चीज पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन ये टॉपिक पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अजम्पशन यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन हम जब देखते हैं तो उसमें कौन कौन से अजम्पशन यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, जो है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम प्रोजेक्शन करेंगे एक प्रोजेक्टाइल का और उसकी हम डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। देखिए, प्रोजेक्टाइल एक बॉडी, कोई भी बॉडी, उसको हम नाम देते हैं जिसको हम स्पेस में फेंकते हैं, ठीक है। जिसको हम स्पेस में फेंकेंगे और वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो फॉल करेगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, एक हमने यहाँ पे ये बिल्डिंग है, इससे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक पत्थर फेंका जो इस तरह से मूव कर रहा है। अब ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। इसका मोशन हर जगह इस पर ग्रेविटी लग रही है, तो ये क्या है। और जो जो पत्थर हमने फेंका या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने फेंका उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो कोई स्पेस में हम इसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल को किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंकते हैं और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। और ये मोशन हॉरिजॉन्टली हो, जरूरी नहीं है कि ये एंगुलर मोशन भी हो सकता है। यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका और इस तरह से वो यहां पे आके गिरा, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन की। मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे ये धोनी ने बैट लिया, ये बैट पकड़ा हुआ है इसने, बैट यार हाथ से पकड़, बैट यहां से बैट पकड़ा हुआ है इसने और यहां से इसने बॉल मारी और ये ग्राउंड में गया सिक्सर, ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं कि स्टैंड ऐसे बना होता है यहाँ पे दर्शक खड़े होते हैं, लेकिन वो बताते हैं यहाँ से 80 मीटर का सिक्सर था। तो अब यहाँ से यहाँ के आगे तो ऑब्जेक्ट गया ही नहीं, यहाँ पे तो स्टैंड था जहाँ पे लोग बैठे थे, तो यहाँ से वो पूरा प्रोजेक्शन वो करता है इस प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू कि यहाँ से बॉल गई और फिर प्रोजेक्शन यहाँ पे हुआ और वो अब कहाँ तक जाके गिरेगी, तो वो कितना मीटर दूर तक जाके गिरेगी। एक तो ये एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। दूसरा, किसी बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ से एक पत्थर हमने फेंका या कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका जो इस तरह से आके गिर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एरोप्लेन से कोई भी हम ऑब्जेक्ट अगर गिराएंगे तो वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का। जेवलिन थ्रू होता है, जो इस तरह से एक लंबा सा जो एक स्टिक होती है उसको हम फेंकते हैं, वो जेवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं, तो वो यूं जाके गिरता है, ठीक है। तो वो इसका एग्जांपल है। अब हम आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन ये क्या है। ये देखिए, सबसे पहले इसने गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे, गैलीलियो, उन्होंने ये प्रिंसिपल सबसे पहले बताया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। तो देखिए, इस प्रिंसिपल में क्या बता रहा है कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल के मोशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए जो आज हम देखेंगे, कोई देख लो कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब बिल्डिंग में यहाँ पे मोशन हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका और जो ऑब्जेक्ट है वो ये पाथ को फॉलो करके यहाँ पे गिरा, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ लिखिए कि जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है, मान लीजिए यहाँ से हमने फेंका और ये इस पाथ को फॉलो करके यहाँ पे गिरा, ठीक है, तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इसकी ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी ऑफ बॉडी या ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो अब इसमें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बता रहा है कि
अब ये दो डायरेक्शन में देखिए इसका मोशन हुआ, एक तो इस डायरेक्शन में हुआ मोशन एक्स डायरेक्शन में, और एक ये वाई डायरेक्शन में मोशन हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि ये जो दोनों मोशन हुए वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे ये मोशन। इन दोनों मोशनों का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए यही मान लेते हैं, यहाँ से अगर एक हम कोई स्टोन लिया उसको यहाँ से फेंकेंगे कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो जितना टाइम एक ऑब्जेक्ट को, एक स्टोन को यहाँ से मान लीजिए हम ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप किया, और ये डिफरेंस मैं बता चुका हूँ इस चैप्टर को, इससे जो पहले वाला चैप्टर है थर्ड चैप्टर में, उसमें कि ड्रॉप किया और यहाँ पे अगर वो ऑब्जेक्ट आके गिरा तो इसको जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम अगर यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी देकर प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगेगा। मतलब अगर हम वर्टिकल एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं सेम हाइट से, और सेम हाइट से हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, तो जो दोनों सेम टाइम पे आके ग्राउंड पे टच करेंगे, बस डिफरेंस क्या होगा कि दोनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग होगी, अलग अलग लोकेशन पे गिरेंगे लेकिन टाइम सेम होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहा है और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो दोनों जो मोशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। वर्टिकल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल मोशन का वर्टिकल मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी u हमने दी, तो किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे ना तो इसकी वेलोसिटी u ही रहेगी, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे अगर वर्टिकल मोशन, तो वो अंडर द ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिरेगा। तो ये जैसे आगे हम देखेंगे कैसे आया, ये gt इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली कि जो प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इसमें एक चीज देखते हैं कि अगर मोशन वर्टिकल हो रहा है, अगर मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है और एक वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो ये दूसरे से क्या है, अनअफेक्टेड रहेंगे, ठीक है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन में तो क्या होगा, a 0, एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि हमने एक इनिशियल वेलोसिटी, जैसे भी हम देखे थे कि एक इनिशियल वेलोसिटी दी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, इसलिए हर जगह इसकी वेलोसिटी u आ रही थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही आएगी। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन उसमें 0 है, तो एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। और वर्टिकल मोशन में क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये वेलोसिटी नहीं है, ये मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो नीचे की तरफ ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में क्लियरली बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि स्पीड में, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने अगर वेलोसिटी से फेंका है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम ही रहेगी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कि मान लीजिए 9.8 या हम रफली मान लेते हैं अगर 10 मीटर पर सेकंड की अकॉर्डिंग वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे vy डायरेक्शन में हमने हॉरिजॉन्टल फेंका था, तो y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इनिशियल में कितनी थी, vy 0 था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने ऊपर से ड्रॉप किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो पहले सेकंड में वेलोसिटी 0 से आएगी अगर
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है और इसको हम 10 मान के चल रहे हैं, 9.8 को रफली 10 मान लेंगे समझाने के लिए। तो पहले सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 0 से 10। दूसरे सेकंड में 10 से 20 तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तीसरे सेकंड में, तीसरा सेकंड कंप्लीट होता है 30 हो जाएगा, तो वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वेलोसिटी बढ़ेगी। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो मैंने पहले बता दिया। और यूनिफॉर्म मोशन में a 0 होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से अजम्पशंस है जो हम यहाँ पर देखते हैं। तो और अजम्पशंस, ठीक है। तो सबसे पहला अजम्पशन तो है कि हम एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, कि हम ये मान के चलते हैं कि एब्सेंस ऑफ एयर है या एयर फ्रिक्शन जो लगता है उसकी एब्सेंस है। और ये जो फिजिकल इंडिपेंडेंस वाला प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन है, उसमें भी इस चीज का ध्यान रखना है कि ये प्रिंसिपल भी तभी काम करता है जब एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन हो, ठीक है। सेकंड, कि एयर की वजह से कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा। सेकंड हम क्या मानेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, वो कांस्टेंट है, वो वैसे भी कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन जब हम ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो वो चेंज होता रहता है। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगी, चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे हम जो इसका 8 चैप्टर है उसमें देखेंगे कि जैसे हम हाइट ऊपर जाते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, एक्सेलरेशन है, वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तीसरा हम क्या मानेंगे, जो कर्वेचर इफेक्ट है, कर्वेचर इफेक्ट ऑफ अर्थ, उसको हम क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल, ठीक है। अर्थ सर्कुलर है, ठीक है, हम इस जगह से फेंक रहे हैं। अब ये जो मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, हम क्या कंसीडर करते हैं, बहुत ज्यादा हाइट से हम नहीं फेंकते, मतलब 2-4 किलोमीटर ऊपर जाके हम फेंक रहे हैं। अब जो हमारी जो बिल्डिंग्स होती है या जो छोटे पहाड़ होते हैं वहीं से फेंकते हैं, वरना क्या होगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से हम निकलेगा तो यहाँ से आके यहाँ गिर जाएगा। हम तो फ्लैट मान के चल रहे थे यहाँ से यहाँ गिरेगा, पर सर्कुलर मोशन के यहाँ को जो कर्वेचर है उसकी वजह से यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं कि कर्वेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं 50 मीटर दूर फेंका, 2 किलोमीटर दूर फेंका, तो उसमें इतना ज्यादा कर्वेचर का इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या है, कर्वेचर इफेक्ट हो गया। और जो फोर्थ है कि जो मोशन ऑफ अर्थ होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट उसको भी हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। हमने मान लीजिए यहां से फेंका, यहां से ये अर्थ है, ठीक है, ये गोल अर्थ है, यहां से हमने फेंका, तो हमने फेंका यहाँ पे, आना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ से फेंका यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, अब वो 6 घंटे हवा में ही रहा, अर्थ घूम गई और वो तो कहीं हो जाके चला गया। मतलब हमने फेंका था भारत पे और वो चला गया, कहीं घूम गया अमेरिका, ठीक है। तो अर्थ का जो रोटेशन है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा टाइम के लिए कोई प्रोजेक्टाइल हम मोशन में मानते नहीं है जनरली, ठीक है।
जिस तरह के जो मैं एग्जांपल आपको दिया था, जैसे किसी बिल्डिंग से हम स्टोन फेंकते हैं या जेवलिन थ्रो है या एरोप्लेन से हम कोई चीज नीचे गिराते हैं, तो उन सब में ये चीजें नेगलेक्ट करके चलते हैं क्योंकि उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा टाइम के लिए या बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे जो मेन चीज है डेरिवेशन प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, इस पे चलते हैं। तो डेरिवेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई h हाइट है, ठीक है, h हाइट से प्रोजेक्शन, ये h हाइट है, ये मैं इसको इससे बना देता हूं, ये h हाइट है और इससे हम ये h हाइट है इसी ऑब्जेक्ट की। यहां से हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट हमने फेंका तो उसने इस तरह से वो आके यहाँ पे ग्राउंड पे गिरा। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि इसकी क्या तो रेंज है। एच हाइट हमें पता है, एच हाइट से हमने जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग से यहां से हमने कोई स्टोन फेंका है, तो ये हो गई इसकी रेंज ये कितनी दूर जाके गिरा, जहां से हमने फेंका था तो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके गिरा, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज, आर से डिनोट करता है। अब देखिए यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर Vx वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जो ये थी, और यहां पे हुई Vy, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन, और ये जो वेलोसिटी है इसके टेंजेंशियल, इस जो ट्रैजेक्टरी पाथ है उसके टेंजेंशियल v होगी, और ये यहां से हॉरिजॉन्टल से क्या है, बीटा एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल से क्या है, बीटा एंगल बना रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ब्लैक से बना रहा हूं। हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया O, और इस पॉइंट को जहां पे ये आके गिरता है ग्राउंड को टच करता है उसको A पॉइंट मान लेते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन पूरी हम देखते हैं। अब इसमें हम 3-4 चीजें देखेंगे जो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, एक तो इसके देखेंगे ट्रेजेक्टरी कि कौन सा पाथ फॉलो करता है। दूसरा हम देखेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम के लिए ये हवा में रहता है, यहां से फेंका, यहां पे जाके ग्राउंड से ये टकराया, ठीक है, तो कितना टाइम ये फ्लाइट किया। थर्ड हम देखेंगे रेंज, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने यहां से यहां कितनी कवर की, ठीक है, तो रेंज। चौथा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ट्रेजेक्टरी, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेजेक्टरी। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से हम मान लेते हैं कि ये कुछ वाई डिस्टेंस P पॉइंट पे वाई डिस्टेंस से नीचे आ चुका है, और यहां से x डिस्टेंस ने कवर कर ली, ठीक है, तो ये P पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे x निकाल लेते हैं सबसे पहले,
x इज इक्वल टू, अब देखिए हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, हम भूल जाएंगे कि वर्टिकल में कोई मोशन हो रहा है। और वो जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, उसका अकॉर्डिंग क्या था, अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि कोई वर्टिकल मोशन भी हो रहा है, तो सिर्फ हमारा ध्यान क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो देखिए x डिस्टेंस कवर की कहां, हॉरिजॉन्टल में। तो अब हॉरिजॉन्टल मोशन में और हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। हमने देखा था जब हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तब हम g की बात करेंगे, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल मोशन में 0 था, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या होगा ना, s अपॉन t। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा है, वो बेसिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आपको अगर कुछ चीजें टर्म समझने में दिक्कत हो रही है तो आप पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो x ये है s x डिस्टेंस, तो इज इक्वल टू v इंटू टी। तो यहां पे क्या होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी है u x डायरेक्शन में, vx यहां पे हम vx लिख सकते हैं, vx t, लेकिन मैंने क्या बताया था कि vx हर जगह पे u ही रहेगा, क्योंकि vx हर जगह पे u ही रहेगा। वो क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। तो हर जगह पे वेलोसिटी ये रहेगी और t इज इक्वल टू x अपॉन u, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है जी। अब y निकाल लेते हैं, अब y निकालेंगे तो वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, y कहां से है, y यहां से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y, इसको थोड़ा सा और सुंदर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y। अब y से देखते हैं हम y कितना है, तो हम देखेंगे y के लिए हम क्या करेंगे, y के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, एक जगह g ले लिया, यहाँ पे हम h लिख सकते हैं, जो हमने फ्री फॉल वाले मोशन देखे थे उसमें। अब देखो, अब ये क्या है, y डायरेक्शन, जब y डायरेक्शन की बात करेंगे, वर्टिकल की बात करेंगे तो सिर्फ वर्टिकल की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल को भूल जाएंगे, uy ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कि जो vy है यहाँ पे, तो vy तो 0 है भाई, हमने तो फेंका था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे 0 है, तो vy हम क्या vy या uy हम क्या लेंगे भाई, hy इज इक्वल टू ut, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो u थी और y डायरेक्शन में तो 0 थी, क्योंकि हमने परफेक्टली हॉरिजॉन्टल फेंका था, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात ही कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज हमने देख ली। अब चलिए देखते हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, vy uy वो हो जाएगा 0, क्योंकि uy इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में तो थी, वो u थी, पर इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो 0 थी, तो ये चीज इजी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, h की जगह y ले लेंगे y डायरेक्शन में, ठीक है, और हाफ g t स्क्वायर, t की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, t की वैल्यू ये, ठीक है। टाइम तो x डायरेक्शन में, टाइम का हमने देखा कि मैंने बताया था कि x डायरेक्शन में जितना चलेंगे और y डायरेक्शन में चलेंगे टाइम तो नहीं लगेगा, फिजिकल
इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो y की वैल्यू रखिए यहाँ पे हाफ g t की जगह x अपॉन u का होल स्क्वायर। उसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू हाफ g, इसको इस तरह से लिख देते हैं g अपॉन 2u स्क्वायर और मल्टीप्लाई x स्क्वायर। ये देखिए क्या बन गया, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज हो नहीं रही। एक बार जो हमने फोर्स लगा के फेंक दिया उस स्पीड से फेंक दिया, g कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई कांस्टेंट, और ये x स्क्वायर। तो ये देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये पाथ कौन सा फॉलो करेगा, पैराबोलिक। कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक। ठीक है, तो जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो जो वो पाथ फॉलो करेगा उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी, पैराबोलिक। ठीक है, वो पैराबोलिक पाथ पे मोशन करेगा। ठीक है, ये चीज हमने समझ गए कि y इक्वल टू kx² ये कांस्टेंट हो गया और x²। तो ये हम मैथमेटिकली जानते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनती है तो वो पैराबोलिक इक्वेशन हम बोलते हैं। तो इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले। अब अगला हमें क्या देखना था, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला हमें देखना था, अगला हमें देखना था इसकी हाइट। जो हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा ट्रेजेक्टरी, सेकंड था सेकंड हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, यहां पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, यहां से फेंका और ए तक आया, ओ से स्टार्ट किया ए, तो ओ से फेंका ए तक पहुंचा, जो ग्राउंड से टकराया वहां तक का टाइम इंटरवल हमें चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस टाइम इंटरवल में क्या हुआ कि ये यहां से जो इसकी वर्टिकल जो मोशन किया, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस 0 थी यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे टकराया तो कितनी हो गई, h हो गई। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि O से A तक आया, जो टाइम लगा t, उसमें इसमें वर्टिकल मोशन किया कितना, वर्टिकल डायरेक्शन में h डिस्टेंस। तो हम सीधा सा यहाँ पे ये होगा O से A तक। ठीक है, कितना टाइम लगा मोशन करने में, तो हम सीधा चलेंगे। अब हम लगाएंगे, हमें सीधा सा ये वाला मिल गया कि अब कहां से ये निकलेगा, क्योंकि ये वाली चीज नोन है। हम ये वाली भी ले सकते थे कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ आया तो उसने r डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन ये वाला भी फैक्टर नोन है। h हम जानते हैं, r हम नहीं जानते, या नोन है, तो इसलिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, s = ut प्लस हाफ gt²। ठीक है, t² या gt², इसको भी हम कर देंगे या ऐसे मान। ठीक है, अब h ये रहा। अब ये हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब y डायरेक्शन की बात करेंगे, वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, तो उसमें हम सिर्फ वर्टिकल मोशन का ध्यान रखेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन को हम भूल जाएंगे। तो u y क्या था, 0। अभी हमने पिछले में भी देखा था कि जब इनिशियल वेलोसिटी हमने दी थी u, तो y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, 0 वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से सिंपल सा हाफ gt² एंड अब इसको t को हम क्या बोल देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, tf बोल रहे हैं इसको नाम दे दिया हमने tf, बात वही है। तो tf² =
2h/g। तो TF टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू रूट 2h/g। ठीक है, ये आ गया। और इसमें यहाँ पे क्या आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पैराबोलिक पाथ आ गया था मेरा, ठीक है। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया मेरा 2h/g का रूट, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे रेंज। इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे कोई एक जगह लिख देता हूँ, TF टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे हम रेंज निकालेंगे। तो देखिए अब रेंज निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये रेंज है, ठीक है। अब रेंज में हम बात कर रहे हैं, जब 0 पे था ये यहाँ पे O पे, तो अब ये यहाँ तक पहुंचा हो A तक, तो इसने वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल मोशन कितना किया, r डिस्टेंस ने ट्रेवल की। और ध्यान रखिए ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो वर्टिकल मोशन को हम भूल जाएंगे। तो और इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन 0 होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट 0 है और हमने कोई और एक्सेलरेशन किसी चीज के लिए इसको मिल नहीं रहा। तो जो इनिशियल, अब इसमें हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, इसमें हम यूज कर सकते हैं v बराबर s/t। एक्सेलरेशन 0 है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने पिछले वीडियोस में थर्ड चैप्टर में देखा है। तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा v बराबर, v इसमें क्या है यहाँ पे u, x डायरेक्शन vx, या सीधा सीधा आपको थोड़ा सा क्लियर, vx ये r हो गया, ये t हो गया, ठीक है। तो r इज इक्वल टू vx, r इज इक्वल टू vx मल्टीप्लाई t। r इज इक्वल टू vx क्या है u इंटू t, r इज इक्वल टू, अब देखिए t टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये कहां से आया, जब इसने r डिस्टेंस ट्रैवल की तो टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की जितना जो हमने पहले निकाला था, क्योंकि जितना टाइम में इसने r डिस्टेंस ट्रैवल की, ये चीज देखने वाली है कि जितनी टाइम में इसने r डिस्टेंस रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल की, उतने ही टाइम में इसने वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस सेम ट्रैवल की, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब तो जो h के लिए t है, इसमें h में जो tf आया था टाइम ऑफ फ्लाइट, वही सेम यहाँ पे आएगा। h डिस्टेंस ट्रैवल करने में अगर tf टाइम लगा तो सेम r डिस्टेंस ट्रैवल करने में tf टाइम लगा, ठीक है। तो यहीं से हम u और मल्टीप्लाई 2h/g, इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, 2h/g, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी रेंज, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर एक और टॉपिक हमारा रह गया वो हम करते हैं, पोज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब एक और छोटा सा वो रह गया, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, छोटा सा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया वो क्या है, जो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया वो है वेलोसिटी। ठीक है।
पॉइंट P है, इस पे हम वेलोसिटी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम Vx देख लेते हैं। Vx क्या है, वही सेम फॉर्मूला V is equal to S upon T। क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन पे ही ध्यान देंगे। तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें एक्सेलरेशन 0 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम तो v निकाल रहे हैं ना, तो ऐसा क्वांटिटी पे जाएंगे। हमें पता है कि हर पॉइंट पे ये u है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो u है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम vy हम देख लेंगे। तो vy देखिए, इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं लिख देता हूं, इसके लिए वो v is equal to u plus at और y डायरेक्शन में सब कुछ, लेकिन y डायरेक्शन में ये कंपोनेंट तो इनिशियल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट 0 है, जैसे वहां पे 0 हुआ था। तो vy is equal to at और a क्या है यहाँ पे g, तो gt। ये चीज मैंने पहले भी की थी जब पहले एक डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में। तो x डायरेक्शन में सारे u और वेलोसिटी कंपोनेंट gt। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे वेलोसिटी रूट vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, vx का स्क्वायर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी एट एंड पॉइंट P। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं थीटा। थीटा बोले तो बीटा, तो ये बीटा इक्वल कितना होगा, tan बीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, ये चीज हम जानते हैं, और इज इक्वल टू कितना हो गया gt अपॉन u। अब इसमें देख लेते हैं हम आगे कि बीटा इज इक्वल टू tan को इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स g स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन u। ठीक है, तो ये एंगल बीटा आ गया कि हॉरिजॉन्टल से जो वेलोसिटी है उसकी क्या डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, रेंज देख ली। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, रेंज देख ली, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P देख लिया। ठीक है, और इसका एंगल देख लिया, मैग्नीट्यूड देख लिया। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये एंगल हो गया, और इससे पहले हमने जो कौन सा प्रोजेक्ट पाथ फॉलो करेगा तो वो ट्रेजेक्टरी हमने देख ली थी। ठीक है, थैंक यू सो मच।